Viewers, welcome back to my channel English Literature Studies। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में मेरा ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं अर्ली मिडिल एज और एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव दैट कि कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए पहले मैं आपको थोड़ा नॉर्मन्स के बारे में बता देती हूँ। इंग्लैंड पर अटैक करने से पहले नॉर्मन्स ने फ्रांस पर अटैक किया था, पर फ्रेंच पीपल ने इनके खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया और इन लोगों की विक्ट्री को एक्सेप्ट कर लिया। फ्रेंच पीपल ने अपने कुछ विलेजेस नॉर्मन्स को दे दिए और नॉर्मन्स फ्रांस में ही सेटल हो गए। फ्रांस में रहकर नॉर्मन्स ने फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा, इससे इनकी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज हो गई। एंग्लो नॉर्मन पीरियड का टाइम 1066 AD से 1204 AD तक है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से लेकर मिडल ऑफ 14th सेंचुरी के टाइम को बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसरी कैंपेन ऑफ नॉर्मन इन यूरोप अकर इन 1066। नॉर्मन का जो सबसे ग्रेट अटैक था यूरोप में वो 1066 AD में इंग्लैंड में हुआ था। 1066 AD में एडवर्ड द कन्फेसर, जो कि इंग्लैंड का किंग था, उसकी डेथ हो गई थी। जब एडवर्ड द कन्फेसर की डेथ हुई थी तब उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। किंग एडवर्ड की विल के अकॉर्डिंग हारोल्ड गॉडविल्सन, जो कि इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा नोबल मैन द अर्ल ऑफ वेसेक्स का बेटा था, उसको एडवर्ड ने अपना सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी अनाउंस किया था। बट विलियम फर्स्ट, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी था, राइटफुली खुद को इंग्लैंड का किंग बता रहा था। विलियम फर्स्ट ने क्लेम किया कि एडवर्ड द कन्फेसर ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसके बाद इंग्लैंड का किंग बनेगा। इसलिए विलियम फर्स्ट और हैरोल्ड गॉडविल्सन के बीच बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स सुबह तो अच्छी रही इंग्लैंड के लिए, पर लास्ट में इसमें फ्रांस की विक्ट्री हो गई थी। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड का स्टार्ट माना जाता है। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की वजह से इंग्लिश लिटरेचर, लॉ एंड ऑर्डर और कल्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद फ्रेंच स्पीकिंग रूलिंग क्लास के पास पूरी पावर आ गई। फ्रेंच लैंग्वेज लॉ की लैंग्वेज बन गई और जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी वो सिर्फ लोअर क्लास के लोग बोलने लगे। मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो एरिस्टोक्रेटिक पीपल बोलते थे और जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी वो सिर्फ लोअर क्लास के लोगों तक ही रह गई। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत लॉस हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल ही चेंज हो गई। फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो सोशल प्रेस्टीज और स्टेटस की लैंग्वेज हो गई। 10,000 से भी ज़्यादा फ्रेंच वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए। फ्रेंच वर्ड हर जगह यूज़ होने लगे। लिटरेचर, फूड, जो लॉ एंड ऑर्डर, आर्ट एंड कल्चर और लाइफ की सभी जगहों पर फ्रेंच वर्ड्स आ गए। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गया। फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पे पड़ा और उसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे चेंजेस हो गए, जैसे कि क्वीन को क्यून बोला जाने लगा। फ्रेंच लैंग्वेज का इफ़ेक्ट इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर पर भी पड़ा और इंग्लिश लैंग्वेज फ्रेंच स्ट्रक्चर में लिखी जाने लगी, जैसे कि एडजेक्टिव को नाउन के पीछे लिखा जाने लगा। इसके अलावा जो इंग्लिश पीपल थे वो फ्रेंच लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत डिजायरस हो गए। अब इंग्लिश लैंग्वेज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं बची थी। इसलिए जो इंग्लिश पीपल थे वो रूलिंग क्लास की लैंग्वेज मतलब कि लैटिन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डिजायरस हो गए थे और इंग्लिश पीपल भी फ्रेंच लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज पढ़ने लगे। ऑन द अदर हैंड जो नॉर्मन पीपल थे
उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा जिससे कि वो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्क लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें। एंग्लो सैक्सन पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग वर्क में डिसअपेयर होती जा रही थी। अब इंग्लिश लैंग्वेज में वो कोई भी वर्क नहीं लिखा जा रहा था। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री थी वो कहीं खो चुकी थी और जो विलियम फर्स्ट था उसने ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने से मना कर दिया था, जिससे कि इंग्लिश लैंग्वेज को कोई भी प्रेफर नहीं करता था। सब लैटिन लैंग्वेज या फिर फ्रेंच लैंग्वेज में ही वर्क्स लिखते थे। एंग्लो सैक्सन पोएट्री एंग्लो नॉर्मन पोएट्री से बिल्कुल ही अलग थी। एंग्लो नॉर्मन पोएट्री में लव और एडवेंचर की रोमांटिक टेल लिखी जाती थी। एंग्लो सैक्सन पोएट्री में जहाँ स्ट्रेंथ और हीरोइज्म की बात होती थी, वहाँ एंग्लो नॉर्मन पोएट्री में चिवैलरिक रोमांस की बात हो रही थी। इंग्लिश लिटरेचर पर भी फ्रेंच पीपल और मतलब कि नॉर्मन्स का इफ़ेक्ट पड़ रहा था, इसलिए इस टाइम में बहुत सारे रोमांस लिटरेचर लिखे गए। जो फ्रेंच पीपल थे उनने चिवैलरिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया और जो चिवैलरिक सिस्टम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बिल्कुल अनजान था, उस टाइम पर रोमांस लिटरेरी फॉर्म की मोस्ट पॉपुलर फॉर्म बन गई थी। इस टाइम पीरियड में हीरोइक की जगह पर चिवैलरिक रोमांस लिखे जाने लगे थे। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में रोमांस मोस्ट पॉपुलर जनरे बन गया था और जो लेट मेडिवल राइटर्स थे उन्होंने बहुत सारे रोमांस लिखे। इनमें से मोस्टली रोमांस फ्रेंच या फिर लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए थे। ये रोमांस 3 थीम के साथ डील करते थे: किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स, द वॉर ऑफ ट्रॉय एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। इन 3 थीम्स पर ही बहुत सारे रोमांस लिखे गए। ये 3 थीम ही रोमांस का सोर्स थी। अपार्ट फ्रॉम रोमांस कुछ अदर जनरेस भी लिखे गए, जिनमें क्रॉनिकल्स, सैंड लिप्स और मोरल लिटरेचर ज़्यादा लिखा गया। अब मैं आपको एंग्लो नॉर्मन पीरियड के 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। इसी टाइम पीरियड पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1209 AD में सेटअप हुई थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 AD में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। इस टाइम पीरियड पर इंग्लैंड एजुकेशन का हब हुआ करता था। बुक्स बहुत महंगी हो चुकी थी क्योंकि इस टाइम पे प्रिंटिंग नहीं थी, इसलिए बुक्स बहुत महंगी होती थी। इंग्लैंड में लंदन जो एजुकेशन का हब बन गया था। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंग्लो नॉर्मन पीरियड पार्ट फर्स्ट इज completed. If you like it, then like, share and subscribe and hit the bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Bye, take care. Icon.